नमस्कार साथियों। बायोलॉजी में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, तो हम मेनली जो बात कर रहे थे वो सेंसरी ऑर्गन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था कि जो बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको पहचानते हैं और हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक कोई एक संदेश या कोई मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, जिसके जवाब में जवाबी कार्रवाई हमारा ब्रेन हमारे शरीर से करवाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था किसमें? सेंसरी ऑर्गन में। सेंसरी ऑर्गन में हमने एक ऑर्गन डिस्कस किया था, उसकी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हमने आई के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन ईयर कैसे काम करते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है और क्या उसकी एनाटॉमी है। एनाटॉमी दैट मीन्स उसके इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं। फिजियोलॉजी दैट मीन्स द इंटरनल पार्ट्स जो हैं उसके वो कैसे काम करते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम ह्यूमन ईयर के इसमें डिस्कस करेंगे और कैसे ब्रेन तक मैसेज जाते हैं। सपोज करो बाहर से कोई साउंड आई और हमारे कान में वो साउंड जाती है और कान के माध्यम से वो हम मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, उसके जवाब में हम कोई उसका रेस्पॉन्स दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने पुकारा, तो जैसे ही आपको किसी ने आवाज दी तो वो आवाज आपके कान में जाएगी और कान से वो मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में, और ब्रेन में आप उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका उस आवाज को सुन करके आप उसका प्रत्युत्तर दोगे, आप उसके लिए रेस्पॉन्स जनरेट करोगे, ठीक है। तो ये हुआ सेंसरी ऑर्गन के बारे में। ह्यूमन ईयर हम डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन ईयर जो होता है उसका काम क्या होता है? सुनना। जनरली आप कहोगे कि ह्यूमन ईयर का काम क्या होता है? सुनना। लेकिन खास बात ये भी है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ह्यूमन ईयर का ना केवल काम सुनना है, सुनने के अलावा बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। बॉडी को बैलेंस करने का काम भी किसका होता है? ह्यूमन ईयर का होता है। सो देयर इज टू मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर, दैट इज हियरिंग एंड सेकंड वन इज बॉडी बैलेंसिंग, की बॉडी को बैलेंस करता है और हियरिंग का काम करता है। ये ह्यूमन ईयर के बारे में बात हुई। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन ईयर की अगर हम बात करें, ह्यूमन ईयर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अंदर से काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स इसमें होते हैं, कुछ पार्ट्स इसमें होते हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से हम उसको पढ़ें, समझ करके अगर उसको हम पढ़ें तो वो बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल वो काम ऐसा नहीं है। तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर जो है वो बेसिकली हम इसकी जो स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या काम किया, इसको 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। एक जो बाहरी ईयर है, बाहरी कान है, ठीक है, वो तो हो जाएगा आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद में मिडिल वाला मिडिल ईयर और सबसे अंदर का वो इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर। ओके, इतना ओके है। उसके बाद में देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन ईयर कहाँ है। ह्यूमन ईयर यहाँ होता है, ठीक है, ह्यूमन ईयर यहाँ है। तो ये बोन की थोड़ी बात करते हैं। बोन के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है कि सबसे आगे जो आप फ्रंट का पोर्शन है, हमारा जो माथे वाला पोर्शन है, फोरहेड वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। यहाँ पे फ्रंटल बोन है हमारी। आपने स्कल बोन के बारे में थोड़ा पढ़ा हो, तो दिस इज द फ्रंटल बोन एंड दिस इज द फ्रंटल बोन एंड अपर साइड दिस इज पैराइटल बोन, ठीक है। और बैक साइड में दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज वन इज द ऑक्सीपिटल बोन। सो साइड बोन, दीज आर द साइड बोन। ये साइड की जो बोन है उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन की जो केविटी होती है, टेम्पोरल बोन की केविटी होती है, उसमें जो है उसके टेम्पोरल बोन में जो है अपना पूरा ईयर का जो है वो फिक्सेशन होता है, वहां फिक्स होता है वो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम ईयर के बारे में। तो आपने पढ़ा ईयर जो है वो ईयर क्या है, ईयर के कितने पार्ट्स हैं। हमने कहा कि ईयर के टोटल 3 पार्ट्स हैं। ईयर जो है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने 3 पार्ट इसके डिस्कस किए हैं। ईयर के हमने 3 पार्ट डिस्कस किए, एक एक्सटर्नल ईयर, एक इंटरनल मिडिल ईयर और लास्ट वन इज इंटरनल और इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आपको समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है पिन्ना, एक क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है वो क्या होता है, पिन्ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं। तो पिन्ना के बारे में बात करते हैं। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना किससे मिलकर बना होता है? पिन्ना बना होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू से,
ठीक है। पिन्ना कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलकर के बनता है। तो पिन्ना किससे मिलकर बना? कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज से मिलकर के बनता है पिन्ना। ठीक है, पिन्ना किससे बनता है? कार्टिलेज से मिलकर बनता है। क्या काम करता है? जो एनवायरनमेंट में साउंड्स आती हैं, एनवायरनमेंट से जितनी भी साउंड्स आती हैं उन सारी साउंड्स को कलेक्ट करता है, उन सारी साउंड्स को ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसको अंदर जो है कान में भेजता है। ठीक है, तो कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बना है पिन्ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलकर के बना होता है पिन्ना। और पिन्ना का काम क्या होता है? जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और उसको डायरेक्ट करना इनटू द ईयर, कान के अंदर उसको भेज देना, उसको सप्लाई कर देना। तो कार्टिलेजिक टिश्यू से मिलकर बनता है। एक बात और जाननी आवश्यक है, जो पिन्ना होता है, पिन्ना को एक और हम नाम देते हैं ऑरिकल। पिन्ना को हम क्या नाम देते हैं? ऑरिकल। पिन्ना को हम बोलते हैं ऑरिकल भी बोलते हैं। ऑरिकल वर्ड आए या फिर पिन्ना वर्ड आए, समझ जाइए दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। पिन्ना को हम ऑरिकल भी बोलते हैं। तो ये पिन्ना हुआ, पिन्ना को हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं। किससे मिलकर बना होता है? ये कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर बनता है? ये कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलकर के बनता है। आगे बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। इसका काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। साउंड जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। ठीक है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगी, उसको इकट्ठा करेगा। जितनी भी साउंड की जो वेव्स आएंगी वो सारी वेव्स को ये इकट्ठा करेगा। इतनी बात समझ में। उसके बाद देखिए, पिन्ना के बाद में जहां से अंदर की तरफ जब कान में अगर हम थोड़ा देखें, जो कान के जो छेद होता है, जो हॉल होता है, उस ओपनिंग में, उस ओपनिंग को हमने नाम दिया कॉन्का। यहां लिखा हुआ है कॉन्का, CONCHA। तो जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है वो, उसको क्या नाम देते हैं हम? ओपनिंग क्या बोलते हैं? कॉन्का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्का। कॉन्का क्या होता है? जहां से साउंड वेव्स, इस जो पिन्ना ने सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में इस ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पे जो ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग के थ्रू उसको अंदर भेज दिया, इसको ये अंदर भेज दिया। ठीक है, किस में भेज दिया? इसका नाम क्या है जहां हमने अंदर भेजा? इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और एक ओपनिंग के थ्रू अंदर भेज दिया। ओपनिंग का नाम क्या है? कॉन्का नाम है। उस ओपनिंग के थ्रू हम अंदर भेज रहे हैं साउंड वेव्स को। ठीक है, जो ध्वनि की जो वेव्स है, जो ध्वनि तरंगे हैं, उन तरंगों को हम अंदर भेज रहे हैं। किसके थ्रू अंदर भेजा? कॉन्का के थ्रू। ओपनिंग का नाम क्या है? कॉन्का। और अंदर किस में भेज रहे हैं? ये जो कैनाल है, ये जो ट्यूब है, जो ट्यूब स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, थोड़ी तिरछी है, ये मुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ध्यान रहे, ये थोड़ी मैंने स्ट्रक्चर थोड़ी तिरछी बनाई है। तिरछी स्ट्रक्चर इसलिए बनाई है क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बॉडी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हम एक्सटर्नल ईयर की, तो हम पाएंगे उसमें कि जो आपकी ऑडिटरी, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, वो थोड़ी तिरछी होती है। आपने शायद देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो आप कान चेक कराने के लिए, तो वो थोड़ा कान को ऐसे पकड़ के थोड़ा खींचता है, और उसको खींचने से जैसे हम इसको पकड़ थोड़ा खींचेंगे तो ये ट्यूब के थोड़ी सीधी हो जाएगी, और तब वो इसको, जो ईयर ड्रम है, जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है, इस मेम्ब्रेन को वो चेक करता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई कान में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, तो ये थोड़ी टिल्ट होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। क्या? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में समझ में आया कि एक पार्ट होता है पिन्ना, जो कि कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलकर के बनता है। पिन्ना ये क्या करता है? ये पिन्ना दिया हुआ है यहाँ, ये पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद में ओपनिंग के थ्रू अंदर भेजेगा। किस में अंदर भेजेगा? ये अंदर भेजेगा, किस में? ये भेजेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। और वो उस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो ओपनिंग है, जो उसका माउथ वाला पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्का। आप देखिए, यहां से जब साउंड वेव्स आएंगी तो इसी के थ्रू तो अंदर जाएंगी, तो ये ओपनिंग हुई। ओपनिंग का नाम क्या है इसका? ओपनिंग का नाम इसका हो जाए कि कॉन्का। दिस इज द कॉन्का। तो कॉन्का के थ्रू अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में साउंड वेव्स जाएंगी, और जो रेड कलर का जो ये पोर्शन बना हुआ है, ये मिडिल ईयर का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज वन इज द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे टकराएंगी। तो एक्सटर्नल ईयर आपको समझ में आया। एक्सटर्नल ईयर में इतना ही जानना है कि जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब में से क्या है? साउंड वेव्स जो हैं जाती हैं, इस ट्यूब में से साउंड वेव्स जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है?
और एक यहाँ एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, पतली बहुत नाजुक एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उससे जाकर के टकराती हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल ईयर आपको समझ में आ गया होगा, 2 पोर्शन मैंने बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर का पोर्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर को पहले आप थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, मिडिल ईयर को थोड़ा आपको और ढंग से समझ में आएगा चीज। ये जो पोर्शन है ये आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसमें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद में ये रेड कलर की जो मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम या फिर इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। उसके बाद में यहाँ से आपको एक एम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम होता है, जो कान की हड्डियां, बेसिकली 3 हड्डियां होती हैं कान की, इसका नाम होता है मैलियस। मैलियस जो है आपको हथौड़े शेप में नजर आ रही है, ये वाली। उसके बाद में ये एनविल शेप में होती है दूसरी वाली, इसका नाम होता है इनकस, और लास्ट में जो होती है वो स्टिरअप शेप में होती है, उसका नाम होता है स्टेपीज। तो 3 हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, और एक क्या है इसमें ये पोर्शन इसके आगे, जिससे ये जो हड्डियां हैं जो ऑसिकल से जुड़ी हुई हैं, इसका नाम क्या है, ईयर ड्रम। ये पतली झिल्ली के समान एक स्ट्रक्चर है, एक झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम या फिर बोलते हैं उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे, जहां से खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे अपना यहाँ फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स अपने जो माउथ का इनर पोर्शन, माउथ के इनर टू द माउथ हम जाएंगे तो फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स से एक ट्यूब जनरेट होती है, वो ट्यूब कहाँ पे आके मिलती है? इस मिडिल ईयर वाले पोर्शन में आकर के मिलती है, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब या फिर इसको हम बोलते हैं फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब या फिर फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब बोलते हैं इसको हम। ठीक है, फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। तो आपको डायग्रामेटिक आपको समझ आ गया होगा। मिडिल ईयर की बात करें, मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर की बात करें, मध्य कर्ण, ये वाला जो पोर्शन है जो रेड कलर से, यहां से रेड कलर से, और देखो दोनों मार्कर के बीच में जो पोर्शन आ रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर वाली जो लाइंस आ रही है इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, केवल इतना वाला पोर्शन जो होता है वो मिडिल ईयर का पोर्शन होता है। ठीक है, मिडिल ईयर का वो पोर्शन होता है। मिडिल ईयर का जो पोर्शन होता है, जो मिडिल ईयर का पोर्शन होता है वो एक मेम्ब्रेनस एक बोनी कैविटी में होता है। ठीक है, एक अपनी बोन होती है टेम्पोरल बोन, अभी मैंने बताया था आपको टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कौन सी? जो ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी, इसका नाम क्या है? टेम्पोरल बोन। इस टेम्पोरल बोन में अंदर की तरफ हम जाएं तो एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है, एक खोखली स्ट्रक्चर होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुला। क्या बोलते हैं उसको हम? टिम्पैनिक बुला। ठीक है, टिम्पैनिक बुला या फिर टिम्पैनिक, इसको हम केविटी भी बोल सकते हैं, टिम्पैनिक केविटी। टेम्पोरल बोन में अंदर की तरफ, ठीक है, मिडिल ईयर का जो पोर्शन होता है वो एक टेम्पोरल बोन के खोखले ढांचे में होता है, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुला, टेम्पोरल बोन के में। ठीक है, टेम्पोरल बोन में होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक बुला। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मिडिल ईयर वाला पोर्शन कहां है, वो है टिम्पैनिक बुला के अंदर। एक बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए अगली बात जानिए, टेम्पोरल बोन की बात की, टिम्पैनिक बुला समझ आया। उसके बाद में देखिए मिडिल ईयर में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका ईयर ड्रम। सबसे पहले क्या होता है, इसका पोर्शन जो है ईयर ड्रम, ये जो झिल्ली है। ठीक है, ईयर ड्रम क्या है? इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के एंड वाले पोर्शन पे, बिल्कुल पोस्टीरियर पोर्शन पे, बिल्कुल पीछे की तरफ जाकर के एक मेम्ब्रेनस डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक बहुत नाजुक झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम या फिर इसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काम क्या होता है? जैसे ही पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद में इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में से वो साउंड की वेव्स जाती हैं और इससे टकराती हैं। टकराने के बाद में क्या होगा? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, एक झंझनाहट महसूस होती है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे या फिर इस ईयर ड्रम पे। इतनी बात क्लियर हुई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम वाला पोर्शन समझ में आया, जो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। उसके बाद में देखिए आगे वाला पोर्शन, आगे क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे क्या जुड़ा होता है? ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे जो पोर्शन होता है वो होता है ईयर ऑसिकल्स होती हैं। क्या होती हैं? ईयर
ओसिकल्स या फिर उसको हम बोलते हैं बोन्स, ठीक है। कुछ हड्डियां होती हैं, ईयर में पाई जाने वाली 3 हड्डियां होती हैं, वो 3 हड्डियां होती हैं, उनके नाम हम डिस्कस करते हैं। ये 3 हड्डियां होती हैं, इसका सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैलियस, उसके बाद में सेकंड वन होती है इनकस, और सबसे लास्ट में होती हैं स्टेपीज या फिर स्टेप्स भी बोल सकते हो, लेकिन स्टेप्स वो दूसरा मीनिंग निकल के आता है सामने स्टेप्स वाला, तो आप इसको स्टेपीज बोल सकते हो आराम से, ठीक है। तो मिडिल ईयर में क्या पढ़ा हमने, एक तो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, जो कि एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिस पर साउंड वेव्स जाकर के टकराती हैं, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में सेकंड पोर्शन क्या है, ईयर ओसिकल्स या फिर ईयर बोन, कान के अंदर पाई जाने वाली जो इंपॉर्टेंट हड्डियां होती हैं उनके बारे में। कितनी हड्डियां होती हैं ईयर ओसिकल्स, बेसिकली 3 होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले होते हैं मैलियस, उसके बाद होती है इनकस, उसके बाद में होती है स्टेपीज। मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलियस जो है, मैलियस होती है हैमर शेप में। मैलियस कैसे होती है, हैमर शेप्ड, हथौड़े के समान। आप इस वाली बोन को देख पा रहे होंगे, ये हथौड़े के समान एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हथौड़े के समान आपको एक स्ट्रक्चर नजर आए। डायग्रामेटिक आप समझ पा रहे होंगे, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि हमने बताया मैलियस, मैलियस मैंने कहा ये M4 मैलियस। मैलियस क्या है, एक हथौड़े के समान स्ट्रक्चर आपको ये नजर आ रही है। उसके बाद में जो सेकंड बोन है, ये मैलियस का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है किससे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसके बाद में कौन सी है, ये इनकस। इनकस होती है एनविल शेप में। एनविल समझते हो, एनविल कुछ ऐसी शेप में होता है, लगभग ऐसी शेप में, जो मोची जो कि जूते चप्पल वगैरह ठीक करते हैं उनके पास में होता है, और यहाँ उनको जूते को लगा करके इस पे वो उसको ठीक करते हैं। तो आपने देखा होगा एक लोहे का बना हुआ एक एनविल होता है, उसको बोलते हैं एनविल, मोची उसको रखते हैं एनविल शेप में। तो मैलियस जो है आपको हथौड़े की नजर आ रही है शेप में, कि जैसा हथौड़ा होता है आपको हथौड़े की शेप में ये मैलियस नजर आ रही है। मैलियस हड्डी कैसी है, हथौड़े की शेप में, हैमर शेप में। उसके बाद में जो इनकस है, इनकस किस शेप में है, इनकस है एनविल शेप में। इनकस क्या है, एनविल शेप में। एनविल किसको बोलते हैं आप समझ जाओगे, एनविल का मतलब होता है जो मोची के पास में जो होता है एनविल शेप में, ठीक है। तो ये हुआ एनविल के शेप में। उसके बाद में जो लास्ट वाली हड्डी है, ये इसको हम बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज होती है स्टिरअप शेप में, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर आपको निगाह पड़ गई होंगी, नजर आ गया होगा आपको सारा क्लियरली। तो बात की हमने मैलियस के बारे में, ये वाली मैलियस, ठीक है। उसके बाद हमने बात की इसमें इनकस के बारे में, और उसके बाद में स्टेपीज के बारे में। स्टेपीज की जो शेप होती है, स्टेपीज होता है अपना स्टिरअप शेप में, स्टेपीज होता है स्टिरअप शेप में, स्टिरअप शेप में, ठीक है। तो मैलियस क्या है, हैमर शेप में है, ठीक है। ये ऐसे हैमर के सामान आपको, ऐसे हथौड़े के समान आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी हैमर शेप में। एनविल जो होती है वो होती है इस शेप में, जैसे आपने देखा होगा इस शेप में, ठीक है। जो यहाँ पे जो मोची होता है, यहाँ जूते को फिक्स करके इसमें उसमें वो इसकी सिलाई वगैरह करता है, इसको बोलते हैं एनविल शेप में। ये एनविल शेप में होती है। उसके बाद में स्टिरअप की बात करें, स्टिरअप को थोड़ा समझाते हैं हम। देखो आपने देखा होगा स्टिरअप होता है एक रस्सी में डाल करके घोड़े के दोनों तरफ, घोड़े की पीठ पे रस्सी में डाल करके 2 ऐसे लोहे से बने हुए कुछ इस शेप में जो है वो टांके जाते हैं, इस शेप में ऐसे करके, ठीक है। नजर आई ऐसे, उसमें पैर फंसा करके, इसमें पैर फंसा करके जो है, आपने देखा होगा शादियों में, आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पे क्या होता है, जब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है तो दूल्हे जो है जूते को अपने को उसमें फिक्स करके और इसका सहारा देते हुए वो घोड़ी के ऊपर चढ़ता है। तो ये क्या है, स्टिरअप शेप में। ये स्टिरअप का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वो स्टिरअप शेप में है। तो एक तो है हैमर शेप में मैलियस, इनकस जो है एनविल शेप में, और स्टिरअप जो है किस में है, स्टिरअप शेप में है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस याद कर सकते हो आराम से इसको, ऐसे कि आप इसको MIS मिस वर्ड से इसको याद कर सकते हो आप, MIS मिस, ठीक है। मिस मतलब मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, मिडिल ईयर के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो मैलियस जुड़ी हुई होती है किससे, ईयर ड्रम से, और मैलियस फिर मैलियस आगे किससे जुड़ती है, इनकस से, और इनकस आगे किससे जुड़ती है, स्टेपीज से, और स्टेपीज आगे जाकर के किससे जुड़ती है, वो आगे फर्दर कोक्लिया वाले पोर्शन से जाकर के वो जुड़ती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 ओसिकल्स नजर आई। जैसे ही साउंड यहाँ आती है इस मेम्ब्रेन से टकराएगी, मेम्ब्रेन से टकराने के बाद में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उस वाइब्रेशन से ये वाली हड्डी में वाइब्रेशन होगी, इस वाली हड्डी से अगली वाली इनकस में होगी, इनकस के बाद में क्या होगी, स्टेपीज में। तो आपने देखा कि एक जो साउंड वेव्स आई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद में ऐसे उससे जुड़ी हुई हड्डियों से, जो 3 हड्डी मैंने बताई हैं, एक हड्डी, दूसरी, तीसरी, 3 हड्डी बताई, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, तीनों से टकराती हैं। उसके बाद में साउंड वेव्स कोक्लिया वाले पोर्शन में जाती हैं, ठीक है।
ये कॉक्लियर क्या है, ये इंटरनल जो ईयर होता है उसका एक पार्ट होता है। अब देखिए इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा और फोकस कीजिए इस चीज पे, जो बचा हुआ पोर्शन है थोड़ा सा मिडिल ईयर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए आपने देखा यहाँ इसमें डायग्रामेटिकली आपने देखा कि जो इंटरनल ईयर है, सॉरी जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर का मेन पोर्शन एक तो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, नाजुक झिल्ली होती है, उस पे साउंड वेव्स टकराती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में इसमें 3 ऑसिकल्स होते हैं, 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस जो होती है वो हैमर शेप में होती है, हथौड़े के समान होती है। इनकस जो होती है वो एनुअल शेप में होती है, जो मोची के पास होता है ना उसको एनुअल बोलते हैं, एनुअल शेप में होती है। और लास्ट में जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस जो है वो होती है अपनी स्टिरअप शेप में। स्टिरअप मतलब जो घोड़ी पे चढ़ते हैं ना, घोड़ी पे चढ़ने वाला जो लोहे का बना हुआ रस्सी से टका हुआ एक पोर्शन होता है लोहे का बना हुआ, इस शेप में कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे इसमें जूता फंसा करके इसमें उसके बाद में चढ़ते हैं हम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। उसके बाद में देखिए अगर सपोज करो कहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट में साउंड आई, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेज आवाज अगर आई, तो बहुत तेज आवाज आएगी तो साउंड की जो वेव्स हैं वो बहुत जबरदस्त प्रेशर के साथ आएंगी और वो इस तरीके से टकराएंगी। किस पे टकराएंगी? वो किस पे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ईयर ड्रम पे। तो इससे क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फटने के चांस होंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर फट जाएगी तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, कान का पर्दा फट जाएगा। इसको बोलते हैं जनरली कान का पर्दा। तो कान का पर्दा क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने कई बार हम जो जनरली बहुत तेज पटाखों की आवाज सुनते हैं या बहुत तेज किसी मशीनरी की आवाज हम सुनते हैं अचानक से, तो अचानक से जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो लेकिन फिर भी जो ये मेम्ब्रेन है, जो ये ईयर ड्रम है, वो फटता नहीं है, रप्चर नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, सपोज करो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से प्रेशर वाली जो साउंड आई, ठीक है, तो यहां से अगर साउंड आएगी तो क्या होगा? उसके फटने के चांस हैं। अगर जितना प्रेशर यहां से आ रहा है उतना ही प्रेशर यहां से इसमें हम डालें तो क्या होगा? बात बराबर हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी, इसके फटने के चांस नहीं होंगे। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए हमारे फेरिंक्स से ट्यूब जनरेट होती है, वो हमारे जो मिडिल ईयर में आकर के मिलती है। इस ट्यूब का नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या होता है? यूस्टेचियन ट्यूब। देखिए इस ट्यूब का नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब, या फिर इसको हम बोलते हैं फेरिंगो। फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब ये क्या काम करती है? ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है, ठीक है, प्रेशर इक्वलाइज करती है। जैसे ही हमने कोई अचानक से बहुत तेज साउंड सुनी, तो साउंड सुनने के बाद में अचानक से मुंह खुल जाता है, ठीक है। जैसे बहुत तेज साउंड आई तो ऐसे करके आपका मुंह खुल जाता है। तो जितनी मात्रा में साउंड वेव्स आई थी उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में यहाँ से प्रेशर आया था साउंड का, उतनी ही मात्रा में मुंह के अंदर से और फेरिंक्स से होते हुए यूस्टेचियन ट्यूब से वो जो है उस पार्ट में पहुंच जाता है। कौन से पार्ट में? मिडिल ईयर का जो पार्ट है, जो ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे, सपोज करो ये आपका जो है आपका, ये हमने मान लिया आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या फिर ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम है तो जितनी मात्रा में यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आकर के प्रेशर टकराया तो उतनी ही मात्रा में यहाँ से हवा जाएगी या कुछ चीज जाएगी, प्रेशर एयर जाएगी इस ट्यूब से। इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। इसका नाम क्या है? ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जितनी साउंड गई उतनी ही मात्रा में गई, तो बराबर जाने से क्या होगा? इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात बराबर हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। उससे क्या है, जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसके रप्चर होने के चांस जो है खत्म हो जाएंगे। तो 2 पोर्शन हमने पढ़े, इसके बारे में जाना। अब बचा है इंटरनल ईयर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इंटरनल ईयर के बारे में। इतना सब पढ़ने के बाद में मिडिल ईयर में एक और छोटी सी बात हमें पढ़नी है कि जो मिडिल ईयर की जो एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, हमने बात की थी कि एक एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मीटस थी, इसी को मीटस भी कहा जाता है, MEATUS। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है, उस कैनाल के अंदर जो ये होती है, ये वाला पोर्शन, इस कैनाल में यहाँ पर क्या होता है, इस वाले पोर्शन में यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ ड्रॉ की है, इसमें क्या होता है, कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स वो एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करती हैं, एक मोम जैसा या फिर एक चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज करती हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि ईयर के अंदर कोई भी इंसेक्ट अगर एंट्री करे तो वो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए उन्हीं को वहीं के वहीं ट्रैप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसने ये एक सिबेशियस जो ग्लैंड
ग्लैंड्स हैं मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई हैं। इन्होंने ये ऐसे सब्सटेंस जो है इन्हें रिलीज किया हुआ है। और जैसे ही कोई रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसी इंसेक्ट को, कोई इंसेक्ट अगर अंदर एंट्री करता है तो ये इंसेक्ट जो है इसमें ट्रैप हो जाता है, इसमें चिपक जाता है, ताकि वो अंदर जाकर के जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। इज दैट क्लियर? तो जो पूरा पोर्शन क्लियर होने के बाद में मिडिल ईयर का जो पूरा पोर्शन है वो क्लियर होने के बाद में अब हम मूव करते हैं इनर ईयर या फिर इंटरनल जो ईयर है, दैट इज द थर्ड वन पोर्शन ऑफ द ईयर। हम बात कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग कि किस तरीके से मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करना है हमें कि जो ईयर का बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट है उसको डिस्कस करना है। ईयर देखिए सबसे इनर मोस्ट पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसमें दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। एक स्ट्रक्चर आपको ये वाली नजर आ रही होगी, एक स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरीके से ये वाली, इसके ऊपर वाली जो पोर्शन है, ठीक है, जो एक ये कोयल स्ट्रक्चर है इसकी बात मैं नहीं कर रहा, इसके ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और उसके बाद में जो नीचे वाली कोयल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। तो दो स्ट्रक्चर्स हुई, एक तो हुई वेस्टिब्यूल, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली ये है वेस्टिब्यूल, और जो नीचे की जो ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से कोयल फॉर्म में, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। सो हैज टू मेन स्ट्रक्चर्स इन द इनर ईयर, first one is vestibule and second one is the cochlea. So these two main organs or these two main parts of the internal ear, उनका काम क्या है? ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो वेस्टिब्यूल है ऊपर वाला पोर्शन लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है? बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बॉडी को बैलेंस करके रखना। हम लोग चलते हैं और तो चलते टाइम हम गिरते नहीं है, क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि जो कान के अंदर जो ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहा है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कान का काम ना केवल सुनना है, सुनने के अलावा भी जो बैलेंसिंग का काम है वो बैलेंसिंग वाला काम भी कौन करता है? ईयर का काम होता है बैलेंसिंग का काम भी। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन है कॉक्लिया, कॉक्लिया वाला पोर्शन, ये वाला जो कोयल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है कॉक्लिया, कॉक्लिया का काम होता है सुनना। तो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट हुआ? कॉक्लिया। और जो बॉडी को बैलेंस कर रहा है, बैलेंसिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका है क्या? बैलेंसिंग वाला वेस्टिब्यूल। दो पार्ट हुए किसके? इंटरनल ईयर जो है, इंटरनल ईयर के दो पार्ट हैं, एक तो है वेस्टिब्यूल, एक है कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल का काम है बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, और कॉक्लिया का काम है सुनना, सुनने जो भी साउंड उसने सुनी है उसके मैसेज को ट्रांसमिट करना ब्रेन तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन। पहले वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन की बात करते हैं। वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन ये यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है दैट इज वेस्टिब्यूल पोर्शन। जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है वो वेस्टिब्यूल पोर्शन है, जो रेड कलर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है? कॉक्लियर पोर्शन है। तो वेस्टिब्यूल पोर्शन की पहले बात कर लेते हैं। वेस्टिब्यूल का फंक्शन आप जानते हो, वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है? वेस्टिब्यूल काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। तो वेस्टिब्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर मेनली तीन पार्ट होते हैं। वेस्टिब्यूल जो है, जो वेस्टिब्यूल क्या है? इंटरनल ईयर यानी इनर ईयर का एक पार्ट है। इनर ईयर के टोटल कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक पार्ट हुआ वेस्टिब्यूल, दूसरा पार्ट हुआ कॉक्लिया। कॉक्लिया को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। ठीक है, वेस्टिब्यूल जो है, ये वेस्टिब्यूल ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। यहाँ जगह की थोड़ी कमी है तो आप समझ जाइए। नंबर एक पार्ट ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। नंबर दो पार्ट हो गया यूट्रिकुल, और नंबर तीन जो पोर्शन है उसका नाम है सैक्यूल। ठीक है, तीन पोर्शन हमने बात की। सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, किसमें? वेस्टिब्यूल में। हमने कहा इनर ईयर के दो पार्ट हैं, एक पार्ट हुआ कॉक्लिया, दूसरा पार्ट हुआ वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। सो वेस्टिब्यूल जो है इनर ईयर के एक पोर्शन जिसका काम होता है बॉडी का बैलेंस बनाना। अब बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, लेकिन इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, उनकी बात करते हैं। जो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन जो है वो वेस्टिब्यूल का पोर्शन है। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। वेस्टिब्यूल के खुद तीन मेन पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वाला पार्ट जो क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। आपको सेमी सर्कुलर यानी कि आधे सर्कल की फॉर्म में, पूरा सर्कल नहीं, आधे सर्कल की फॉर्म में कुछ कैनाल्स हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, तो एक पोर्शन हुआ वेस्टिब्यूल का सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जिस पोर्शन में आकर के मिल रही नीचे, जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं
यूट्रिकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलस या फिर यूट्रिकल, ठीक है, ये यूट्रिकल पोर्शन है। उसके बाद में अब इससे नीचे एक पार्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम क्या है, सैक्यूल, ठीक है। 3 पोर्शन हुए, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुल एंड सैक्यूल, 3 पोर्शन हुए वेस्टिब्यूल के। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, इस तरीके से राइट एंगल पे होंगी, 3 होती हैं मेनली, और एक दूसरे से राइट एंगल पे होती हैं। आप देख पा रहे हो कि सेमी सर्कुलर कैनाल का जो नीचे वाला पोर्शन है, बेस, ये वाला जो बेस है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जो ये बेस वाला पोर्शन है, ये बेस वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ फूला हुआ सा है, कुछ स्वेल्ड है, ठीक है। इस बेस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एम्पुला, इसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। बेसिक जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल का नीचे वाला बेसिक फॉर्मूला जो है, बेसिक जो पोर्शन है, वो बेसिक पोर्शन थोड़ा फूला हुआ रहता है, थोड़ा स्वेल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला। और ये किससे जुड़ रहे हैं आकर के, ये यूट्रिकुल से जुड़ रहे हैं। यूट्रिकुल किससे जुड़ा हुआ है, सैक्यूल से, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन किसका हुआ, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल, एम्पुला, ये पूरा पोर्शन किसका हुआ, वेस्टिब्यूल का। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ, इसके अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। एक फ्लूइडी सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। इनके अंदर एंडोलिम्फ जो है भरा हुआ होता है। अब जो इनर ईयर है, हम इनर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। इनर ईयर जो ये वाला पोर्शन है, इतने वाला पोर्शन, ये इनर ईयर एक बोनी कैविटी में होता है। हमने बात की थी यहाँ जो बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है। टेम्पोरल बोन में हमने अंदर बात की थी, तो अपना जो मिडिल ईयर वाला पोर्शन था उसकी हमने बात की थी, उसको हमने टिम्पैनिक बुला नाम दिया था, टिम्पैनिक बुला या टिम्पैनिक कैविटी। इसी तरीके से अंदर हम जब जाते हैं तो एक बोनी कैविटी होती है, एक अंदर एक खोखला खांचा होता है हड्डियों का, और उसको हम लोग बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। कहने का मतलब जो इनर ईयर का जो पोर्शन है, इनर ईयर कौन सी बोन के किस हिस्से में समाहित है, उसका नाम क्या है, उस कैविटी का, उसको हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इसके बाहर जो होती है ये बोनी लेबिरिंथ होता है, मतलब कि हड्डियों की एक परत चढ़ी होती है, कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है। एक बोनी कैप्सूल चढ़ा होता है इनके चारों तरफ, और इसमें क्या भरा होता है, इन वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन में क्या भरा होता है, इनमें एंडोलिम्फ इनमें भरा हुआ होता है। काम क्या होता है इसका, काम हमने बताया जो वेस्टिब्यूल काम होता है बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। इस इनमें जो एंडोलिम्फ वाला जो पोर्शन है, सॉरी एंडोलिम्फ, इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। देखिए मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, शायद कुछ कंफ्यूजन हो। हमने बात की थी इनर ईयर की। इनर ईयर के 2 पोर्शन होते हैं, वेस्टिब्यूल, कॉक्लियर। कॉक्लियर वाला पोर्शन सुनने के काम आता है, वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन जो है वो काम आता है किसके, बॉडी को बैलेंस करने के। वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन को हम पहले डिस्कस करने वाले थे। वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन में मेनली 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है सेमी सर्कुलर कैनाल वाला, दूसरा होता है सैक्यूल, एक होता है यूट्रिकल। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होती हैं और एक दूसरे से राइट एंगल पे होती हैं वो, ठीक है। राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से वो होती हैं। आप शायद देख भी पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये आपको राइट एंगल पे नजर आ रही हैं। जो नीचे का जो बेस होता है, फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो ये इसका बेस है, ये बेस थोड़ा फूला हुआ होगा, ये थोड़ा चौड़ा होगा यहाँ से, इस तरीके से बेस, ठीक है। तो ये जो बेस वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला का कनेक्शन कहाँ है, यूट्रिकल वाले पोर्शन में, ठीक है। इनके अंदर क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ, एक फ्लूइडी सब्सटेंस, एंडोलिम्फ इसके अंदर भरा हुआ होता है। सैक्यूल इसके नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अब सैक्यूल का कनेक्शन कहीं ना कहीं कॉक्लिया से भी होगा, तो ये इसका कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन होता है किससे, इसका कनेक्शन होता है जो है कॉक्लिया वाले पोर्शन से, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो है इनका कनेक्शन होता है। ये मैंने ट्यूब ड्रॉ करने की कोशिश की, यहाँ तो थोड़ा जगह कम है, तो आप समझ जाइएगा कि सैक्यूल वाला पोर्शन जो है वो एक स्मॉल ट्यूब की फॉर्म में वो किससे कनेक्ट हो रहा है, स्मॉल ट्यूब की फॉर्म में वो कनेक्ट हो रहा है कॉक्लिया वाले पोर्शन से। और इस कॉक्लिया वाले पोर्शन से जो ट्यूब इसको कनेक्ट करती है, किसको, वेस्टिब्यूल को, और कॉक्लिया को जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं डक्टस रियूनिन्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डक्टस रियूनिन्स, ये वाला यहाँ पर इसको बोलते हैं डक्टस और रियूनिन्स, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं डक्टस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डक्टस रियूनिन्स। कौन सी डक्ट, डक्टस रियूनिन्स क्या है, आप कहोगे डक्टस रियूनिन्स इज एन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द वेस्टिब्यूल पोर्शन एंड द कॉक्लियर पोर्शन, ठीक है। तो कौन से वाले वेस्टिब्यूल के कौन से पोर्शन से कनेक्ट होती है, सैक्यूल वाले पोर्शन से। सो आई थिंक आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा। जो ब्लैक कलर से ड्रॉ मैंने किया हुआ है पोर्शन, वो सारा क्या है, वो सारा आपका है वेस्टिब्यूल के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कॉक्लिया के बारे में।
देखिए कॉकलिया क्या होता है, कॉकलिया एक ऐसा पोर्शन है, कॉकलिया एक लंबी ट्यूब है और वो ट्यूब इस तरीके से और ऐसे करते हुए वो क्या है, उसने अपने आप को कॉइल्ड किया है, बहुत ज्यादा गुथी हुई ट्यूब है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखो ये कॉइल्ड ट्यूब है एक, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है। और इस कॉइल्ड ट्यूब के ऊपर कवरिंग होती है किसकी, बोनी लेबिरिंथ की, ठीक है। बोनी जो एक कवरिंग होती है बोन्स की, वो हमने बताया था कि आपको जो बोनी लेबिरिंथ की कैविटी में होता है, तो एक बोनी कवरिंग होती है इनके ऊपर बोन्स की, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। कहां से शुरुआत होती है इसकी, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का एक डॉट बनाया हुआ है मैंने, ये 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक है। इससे पहले यहां देखिए, यहां आपको इस वाले डायग्राम से सारा समझ में आएगा। यहां एक मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ऊपर वाली जो विंडो है ये ओवल विंडो, और नीचे वाला जो एक है ये राउंड विंडो। ये ओवल विंडो ऊपर वाला, ये राउंड विंडो। ओवल विंडो वाले पोर्शन में आप देख पा रहे हो कि ये एस यानी कि स्टेपीज नाम की जो हड्डी थी कान की, स्टेपीज जो ऑसिकल्स थी, जो बोन थी, वो कहां से जुड़ रही थी, वो जुड़ रही थी ओवल विंडो से, ठीक है। वो क्या जुड़ रही थी, ओवल विंडो से। जैसे ही साउंड की वाइब्रेशन यहाँ आती है तो इस मिडिल ईयर में आने के बाद में वो उनको एम्पलीफाई करता है, उनको बढ़ा देता है, ठीक है। साउंड्स को वो बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद में जैसे ही वो यहाँ से इस मेम्ब्रेन से निकल आएंगे, फिर इस पे मेलियस पे, फिर इनकस पे, फिर स्टेपीज पे, उसके बाद में ओवल विंडो के थ्रू जो है ये इनर ईयर में प्रवेश करती हैं साउंड की वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब ओवल विंडो के थ्रू ये अंदर प्रवेश करती हैं साउंड की वाइब्रेशन। तो कहने का मतलब ओवल विंडो क्या है, लिंक है किस किस के बीच में। 2 विंडो मैंने बताए हैं, 2 एक ओपनिंग होती है, विंडो यानी कि ओपनिंग होती है, ठीक है। तो 2 विंडो है, ऊपर वाली ओवल विंडो, नीचे वाली राउंड विंडो। ओवल विंडो एंड राउंड विंडो आर नथिंग बट जस्ट द ओपनिंग एंड द लिंक बिटवीन मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर, दोनों के बीच में एक लिंक है। सो ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओवल विंडो से इस साइड में कौन सी हड्डी जुड़ी हुई है, देख पा रहे हैं आप, स्टेपीज। तो यहां से हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने स्टेपीज को ड्रॉ किया है, ये स्टीरअप शेप में मैंने बताई थी, ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया। ये क्या है, ओवल विंडो, और नीचे वाली क्या है, राउंड विंडो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। राउंड विंडो एंड ओवल विंडो के बारे में बात क्लियर हुई आपकी। एक तो है ओवल विंडो और एक क्या है, राउंड विंडो, ठीक है। उसके बाद में ये ट्यूब है, और ये ट्यूब जो है इस तरीके से ऐसे ये कोइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमने इस ट्यूब को काटा, यहां से इसका हमने सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद में सपोज करो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं थोड़ा, कि इस तरीके से कट करने के बाद में हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आई इस तरीके से, ठीक है। ये कट किया, कट करने के बाद में ऐसी स्ट्रक्चर आई। आपको 3 इसमें चीज नजर आ रही है, एक ग्रीन कलर, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर, ठीक है। ये ट्यूब थी, ये ट्यूब इस तरीके से थी, उसको हम कट करेंगे, किसी ट्यूब को हम कट करेंगे। सब फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें से राउंड नजर आएगी, गोल नजर आएगी। तो ये हमें इस प्रकार से नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं 3 मार्कर मैंने उसके अंदर फिट किए हैं, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक रेड है, और ये एक राउंड शेप में है, ठीक है। इस तरीके से हमने कट करने के बाद में अंदर क्या होता है वो बात करते हैं। जो कॉकलिया जो होता है, कॉकलिया की जो ट्यूब थी, उस ट्यूब को हमने कट किया। कॉकलिया को कट करने के बाद में अगर हमने देखा उसके अंदर की जो इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करने के लिए, हमने ये पाया कि जो कॉकलिया है उसके अंदर भी 3 कैनाल होती हैं, ठीक है। हालांकि कॉकलिया भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉकलिया के अंदर भी 3 कैनाल्स होती हैं, 3 कैनाल होती हैं। क्लियर है बात। ये हमने इसको कट किया, ऐसे यहां से कट कर दिया, आप देख पा रहे हैं। कट करने के बाद में ये आपको कैनाल वाला पोर्शन यहां नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही कट किया तो ऐसे गोल नजर आई, हमने बात की थी इस तरीके से। तो इसके अंदर ये पूरी गोल सी स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी 3 कैनाल होती हैं, इसके अंदर भी 3 स्पेस होते हैं। हमने बात की थी बाहर बोनी कवरिंग होती है, हमने ये लिख दिया बोनी कैप्सूल, कि भाई बाहर की जो कवरिंग है ये पूरी बोनी कवरिंग है। इस बोनी कवरिंग के अंदर क्या है, 3 कैनाल्स हैं, 3 कैनाल्स हैं। 3 कैनाल्स कौन कौन सी हैं, एक सबसे ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, आपने बोर्ड पे आप देख लेंगे बाद में इनकी फुल फॉर्म, स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर कैनाल या फिर स्केला वेस्टिबुलाई। बीच में आपको नजर आई कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया। मीडिया यानी कि मिडिल में है ना, तो जो बीच वाली कैनाल है, बीच वाली जो ट्यूब है अंदर की, उसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया के नीचे सबसे नीचे वाली कौन सी, स्केला
टिम्पेनिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केला टिम्पेनिक। तो 3 आपको इसमें कैनाल्स नजर आई, एक बड़ी कैनाल के अंदर 3 कैनाल, जैसे ये एक बड़ी कैनाल है पूरी, इस तरीके से समझो, ये एक बड़ी कैनाल है, ये मेरा हाथ जो है ये कैनाल है, इसके अंदर 3 कैनाल हैं, एक ऊपर वाली, ठीक है, एक नीचे वाली और एक बिल्कुल नीचे वाली, इस तरीके से। तो सबसे ऊपर वाली का नाम हमने बोला स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर इसको हमने नाम दिया स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर उसको हमने नाम दिया वेस्टिबुलर कैनाल। उसके बाद में नीचे वाली को हमने क्या नाम दिया, रेड वाली को हमने स्केला मीडिया, मिडिल में है ना इसलिए मीडिया, नीचे वाली को स्केला टिम्पेनी, 3 नाम दिए, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। बाहर की कवरिंग क्या है, बोनी कवरिंग है, हड्डी की कवरिंग है, ठीक है। अब इनमें कुछ खास फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है, जो बाहर की हैं, ये भी बाहर की है, ये भी बाहर की है, वो बीच वाली बिल्कुल मिडिल में, मिडिल की बात नहीं कर रहे, बाहर वाले की। स्केला वेस्टिबुलाई में और स्केला टिम्पेनी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, दोनों के अंदर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, कौन सा फ्लूइड भरा होता है, उसका नाम होता है पेरिलिम्फ, दैट इज द कॉल्ड पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ उसके अंदर भरा हुआ होता है। अब स्केला मीडिया की बात करें, स्केला मीडिया में जो फ्लूइड भरा होता है अंदर, उस फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ, उसका नाम क्या होता है, एंडोलिम्फ। अब देखिए, ये स्केला वेस्टिबुलाई और ये यहाँ पे स्केला मीडिया, इन दोनों को अलग करने के लिए, एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, ये मेम्ब्रेन आपको नजर आई। इस मेम्ब्रेन, इस झिल्ली का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं रीजनस मेम्ब्रेन। रीजनस मेम्ब्रेन, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रीजनस मेम्ब्रेन, आप कहोगे रीजनस मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया। भाई दोनों को अलग कर रही है वो, ठीक है, इस तरीके से। सपोज करो अगर मेरे दोनों हाथ एक केविटी की तरह हैं, तो बीच में जो ये मार्कर है, ठीक है, ऊपर वाला मेरा स्केला वेस्टिबुलाई और नीचे वाला क्या है, स्केला मीडिया, और बीच वाली जो ये लेयर है, जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर किसका काम कर रहा है, रीजनस मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो ये क्या है, रीजनस मेम्ब्रेन। उसके बाद में रीजनस मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। अब देखिए, स्केला मीडिया को हम नीचे देखें, नीचे वाली जो एक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेस बना रही है कैसे, ठीक है, ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन पे भी आपको कुछ खास स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होंगी, इसको थोड़ा और डीप पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक मेन पार्ट है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, स्केला मीडिया वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन आपको 2-3 लेयर नजर आ रही है, ये वाली, ये रेड कलर की लेयर, उसके बाद में ये छोटे छोटे मैंने गोल गोल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, नीचे की बेसिलर मेम्ब्रेन। इस पूरे देखो आप, इसमें क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है पूरी, इसको बोलते टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस वाले पोर्शन को उठा करके मैंने जूम करके यहाँ बनाया, तो इसको आप यहाँ समझिए। देखो सबसे ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। तो ये ऊपर की मेम्ब्रेन होगी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या फिर रीजनस मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं रीजनस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है, रीजनस मेम्ब्रेन। यही वाली मेम्ब्रेन तो है रीजनस मेम्ब्रेन। तो ऊपर वाली रीजनस मेम्ब्रेन ये वाली होगी, ये। उसके बाद नीचे रेड कलर से मैंने यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ किए, यहाँ पर भी ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या है ये, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बाद में नीचे देखो, ये 2 सेल्स बनी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं हेयर सेल्स, इनको बोलते हैं हेयर सेल्स। और 2 हेयर सेल्स के ऊपर बाकी हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम होता है स्टीरियोसीलिया। कुछ हेयर, इसलिए इनके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया हेयर सेल्स। ये सेंसरी सेल्स होती हैं जो एक्चुअली हमें सुनने का आभास कराती हैं, सुनने का ज्ञान कराती हैं, सुनने का जो अपना जो सेंसरी प्रोसेस है उसकी आगे प्रोसेसिंग करती हैं। तो हेयर सेल्स, ये देखो यहाँ पे आपको हेयर सेल्स मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको जूम करके बनाया, बस वही समझने का प्रयास करो। हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया है, और हेयर सेल्स का बेस क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन बताया था। सबसे ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, उसके नीचे ये स्टीरियोसीलिया, यानी कि हेयर सेल के, और हेयर सेल के जो हेयर हैं, हेयर सेल के जो बाल हैं, बाल के समान जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनका नाम क्या है, स्टीरियोसीलिया। नीचे कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब इन जो सेल्स से जो है नर्व निकल रही है, ठीक है, नर्व की जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग से अटैच है, इस नर्व का नाम क्या है, कॉक्लियर नर्व। दिस इज द कॉक्लियर नर्व, यही तो मैसेज भेजेगी, ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाता है, इस पूरे पोर्शन की हम बात करें, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी, बेसिलर मेम्ब्रेन भी, कॉक्लियर नर्व की बात कर लें, और ये हेयर सेल, ठीक है। बेसिकली 3 स्ट्रक्चर की हम बात करें, बेसिकली 3 स्ट्रक्चर कौन सी, एक तो आपका हो गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस आपका हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन, और प्लस में क्या हो गया, हेयर सेल। इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज द ऑर्गन विच इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी प्रोसेसिंग। और जो साउंड को हमें सेंस कराता है, साउंड की जो सेंस है उसको हम पहचानते हैं, सुनते हैं, तो जो पूरा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है उसमें बेसिक रोल किसका है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का। कौन से वाले पोर्शन में है, स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में है ना, बताया था मैंने, एंडोलिम्फ भरा होता है, ठीक है। इस फ्लूइड की वजह से ही हमें सुना
सुनाई पड़ता है। आगे इसके हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये इंटरनल ऑर्गन नजर आया। किसके इंटरनल ऑर्गन? इंटरनल ईयर के दो पार्ट बताए, एक तो कॉक्लियर और एक क्या बताया मैंने, एक हमने बात की वेस्टिबुलाई की। तो आपको इतना पोर्शन नजर आया होगा इसमें कि कॉक्लिया वाला जो पोर्शन था उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब थी। इस ट्यूब को हमने सेक्शन कट करके देखा, हमने पाया कि इस ट्यूब के अंदर भी क्या था, इस ट्यूब के अंदर भी 3 ट्यूब थी, अलग अलग 3 स्पेस थे। एक स्केला वेस्टिबुलाई, एक को हमने नाम दिया स्केला मीडिया, और इस मीडिया वाली ट्यूब को हम बोलते हैं कॉक्लियर ट्यूब, क्योंकि मेन ट्यूब जो है ये इसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है तो मेन है, नीचे स्केला टिम्पेनी। ठीक है, तो रीजनस मेम्ब्रेन कहाँ है? रीजनस मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई स्केला मीडिया के बीच में है। उसके बाद में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मैंने समझाया। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है? ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, उसके नीचे कुछ सेल्स, सपोज कर मेरा हाथ सेल्स है, कौन सी सेल? हेयर सेल। और ये जो है इसके बाल जो हेयर है, इनका नाम क्या दिया? स्टेरियोसीलिया। ऊपर जो इसके मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। नीचे ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में ये जो उंगली है, उंगली, ठीक है, ये उंगली क्या है? उसको हमने मान लिया स्टेरियोसीलिया। और हाथ जो हथेली है, हथेली को हमने क्या मान लिया? सेंसरी सेल यानी कि हेयर सेल। और जो नीचे जो मेम्ब्रेन होगी बेस में, वो बेसिलर मेम्ब्रेन होगी। तो 3-4 चीजें हुई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, हेयर सेल्स और बेसिलर मेम्ब्रेन। सॉरी, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किस किस से मिलकर बना है? ऊपर वाली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या हो गया? बीच में होगी हेयर सेल। सैंडविच खाया ना, सैंडविच में 2 ब्रेड के बीच में जो है वो स्पाइसी आइटम होता है जो भी है। तो इस तरीके से आपने दो मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्शन आ रहा है, मेम्ब्रेन के बीच में पोर्शन, सपोज करो ये हेयर सेल्स हैं, ये हेयर सेल्स हैं। ऊपर वाली मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है वो बेसिलर मेम्ब्रेन, बीच में क्या है? हेयर सेल्स। तो ये मिलकर क्या बना रही? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसी कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से ही जो है नर्व इमर्ज होती है, और वो साउंड का मैसेज लेकर के जाती है कहाँ? ब्रेन में। हमने बताया ये कॉक्लियर नर्व है। ठीक है, यहाँ देखो ड्रॉ किया हुआ है, उसमें कॉक्लियर जो है, इससे कॉक्लियर नर्व निकलती है। ठीक है, इसमें एक तो नर्व जो है ये कॉक्लियर से निकल रही है, कॉक्लियर नर्व है, और जो ऊपर कहाँ से निकल रही है? वेस्टिब्यूल से, ये वेस्टिबुलर नर्व है। ठीक है, तो ये था इसकी एनाटॉमी, इसके बारे में हमने जाना, इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या इसका पोर्शन होता है पूरा। इतनी बात समझ आई। एक लास्ट बात देखो, हमने कहा कि सबसे ऊपर हमने कहा कि हमने कहा कि भाई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और 3 ट्यूब होती हैं। एक ट्यूब को हमने मान लिया स्केला वेस्टिबुलाई, एक ट्यूब को हमने नीचे वाली ट्यूब नाम दे दिया हमने स्केला टिम्पेनी, और उसके बाद में बीच वाली ट्यूब को हमने क्या बोला? स्केला मीडिया। क्या बोल दिया? स्केला मीडिया। जब ये ट्यूब आगे जाती हैं तो आगे जाकर के अलग अलग नहीं रहती, एक जगह पे जाकर के ये आपस में मिल जाती हैं। ये क्या होता है? ट्यूब जो है मिल जाती हैं। आप देख पा रहे हो ये ट्यूब क्या है? मिल गई हैं। तो इसी तरीके से जब ये इस तरीके से घूमती घूमती आई होंगी तो लास्ट में इस वाले पोर्शन पे आप देखिए ये ट्यूब आपस में मिल गई हैं, और इस मिलने वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हेलिकोट्रोमा। इसको बोलते हैं हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रेमा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। तो ये पूरा पोर्शन था एनाटॉमी ऑफ ईयर। हमने 3 पोर्शन डिस्कस किए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो अब हम पढ़ेंगे इसकी फंक्शनिंग की, हम कैसे सुन पाते हैं और कैसे हमारी बॉडी जो है बैलेंस करती है। इज दैट क्लियर? सारी एनाटॉमी पढ़ने के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो हियरिंग मैकेनिज्म है वो फॉलो होता है। मतलब कि सुनने की जो प्रोसेस है वो कैसे हम पॉसिबल है कि कोई भी आवाज़ हमारे कान तक आती है तो उस आवाज़ को सुनने के बाद में हमारा दिमाग कुछ सोचना शुरू कर देता है, और कुछ सोचने के बाद में हम उस बात का, सुनी हुई बात का कुछ जवाब देते हैं, कोई हम प्रत्युत्तर देते हैं, कोई रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है वो कैसे फॉलो होता है उसको थोड़ा पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकली कि क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, हमने हेडिंग डाली हुई है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कि कैसे हम सुन पाते हैं, कैसे जो है सुनना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं कि एक्चुअल में हियरिंग मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है, सबसे पहले समझिए। कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बाय पिन्ना। पिन्ना जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और डायरेक्शन देता है किसमें, उसको अंदर कोंका के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जो होता है, जो कैनाल होता है उसके थ्रू भेजता है। कहाँ भेजता है? यहाँ से ये पिन्ना था, पिन्ना ने किसको, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया
और पिन्ना ने साउंड उसको अलग करके अंदर भेज दिया कोंका के थ्रू। ओपनिंग बताया था मैंने, कोंका अंदर कहाँ जाके टकराएगी, ये इसका नाम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे जाकर के वो टकराएगी, कहाँ टकराएगी, स्ट्राइक ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर के वो टकराई। अब क्या होगा, आगे क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा, ये तो हमने यहाँ तक की जो बात की है, यहाँ तक की जो हमने बात की है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो बात है, यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, हमने इनर ईयर की, सॉरी आउटर ईयर की। अब आउटर ईयर के बाद में यहाँ जो काम होगा, ठीक है, मिडिल ईयर हम जानते हैं, मिडिल ईयर में बेसिकली जो ओसिकल्स पोर्शन होता है, 3 हड्डियां होती हैं। तो अब यहाँ जो साउंड जाएगी तो यहाँ 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। जब साउंड की वाइब्रेशंस उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद में, साउंड की वाइब्रेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद में इन 3 हड्डियों में जाएगी, 1 2 3, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। और 3 हड्डियों में जाने के बाद में क्या होगा, इनमें जो साउंड आई थी उसको एम्पलीफाई कर जाएगा, उसकी जो पावर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको एम्पलीफाई कर दिया, 20 से 25 गुना बढ़ा दिया उसको, ठीक है। तो अब अंदर जब ये लास्ट वाली जो हड्डी स्टेपीज, इसका कनेक्शन इंटरनल ईयर से, इनर ईयर से, और कौन सी विंडो से मैंने बताया था, उसका कनेक्शन है ओवल विंडो से, ठीक है, ओवल विंडो से, ठीक है। ये क्या है, फिनिस्ट्रा ओवलिस भी बोलते हैं इसको, ये ओवल विंडो के थ्रू अब साउंड वाइब्रेशन अंदर जाएंगी, ठीक है। कनेक्शन है ओवल विंडो के थ्रू अंदर इनर ईयर से, इनर ईयर कॉक्लियर वाले पोर्शन से, बात की थी हमने पहले। तो जब जैसे ही साउंड 20 से 25 गुना बढ़ गई, बढ़ने के बाद में जो हड्डी है लास्ट वाली, सबसे पहली मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज। जैसे स्टेपीज हड्डी के पास जाकर के वो वाइब्रेशन टकराती हैं, तो स्टेपीज इस तरीके से उसको पुश करती है, किसको, ये हल्का सा पुश करेगी, आप ऐसे समझ के चलिए, किसको, जो वेस्टिबुलर कैनाल से जुड़ी हुई है, और उस जो कॉक्लियर वाले पोर्शन में, कॉक्लियर ट्यूब में क्या होगा, जैसे ही वो पुश करेगी, उस पर जब दबाव पड़ेगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, कॉक्लियर ट्यूब के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है बताइए जरा, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। एंडोलिम्फ जो है, एंडोलिम्फ के अंदर मूवमेंट होगी, जब एंडोलिम्फ में मूवमेंट होगी तो उसके अंदर क्या था, एक ऑर्गन भी था, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में भी मूवमेंट होगी। ये देखिए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ बनी हुई है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में हलचल होगी, इसलिए जो सेल्स हैं, जो स्टीरियोसीलिया हैं, वो उस मूवमेंट को महसूस करेंगे, और ये मैसेज जाएगा इन हेयर सेल्स के पास में। और हेयर सेल्स का कनेक्शन किससे है, कॉक्लियर नर्व के थ्रू। देखिए यहाँ साउंड एम्पलीफाई हुई, ठीक है, एम्पलीफाई होने किसने किया, इन 3 हड्डियों ने। उसके बाद में कहाँ गई, वो गई ओवल विंडो पे। ओवल विंडो बताया था मैंने, यहाँ ओवल विंडो जहां से कनेक्शन है। ओवल विंडो क्या है, ओवल विंडो एक कनेक्शन है, एक ओपनिंग है। कौन सी ओपनिंग है, जिससे मिडिल ईयर इनर ईयर आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अंदर जाएगी तो उससे क्या होगा, मूवमेंट इन फ्लूइड, फ्लूइड में मूवमेंट होगी। फ्लूइड का नाम क्या था, एंडोलिम्फ, जानते हो। अब एंडोलिम्फ में जब मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा, कॉक्लियर ट्यूब में, ठीक, कॉक्लियर ट्यूब का मैंने बोला था स्केला मीडिया, ध्यान करो, स्केला मीडिया, उससे क्या होगा, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में हलचल होगी, और वो रेस्पॉन्स जो आएगा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की सेल्स का जो इंपल्स जनरेट होंगे, और वो कहाँ जाएंगे, कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में चले जाएंगे। लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, वो ब्रेन में चले जाएंगे वो नर्व, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। लास्ट में ये कॉक्लियर नर्व लिखा हुआ है, लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला कॉक्लियर नर्व, शायद आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में मैसेज जाएंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन हियरिंग, ठीक है। कोई भी साउंड जब आती है हम कैसे सुन पाते हैं, सबसे पहले साउंड आएगी, ईयर जो पिन्ना है साउंड की वेव्स को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद में ये कोंका, इस कोंका के थ्रू अंदर भेजेगा, कौन सी कैनाल में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। फिर एक झिल्ली है उसके आगे, उससे टकराएगी। झिल्ली का नाम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। उस झिल्ली से टकराने के बाद में क्या होगा, उस झिल्ली का कनेक्शन किससे है, 3 हड्डियों से। कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज में से वो वाइब्रेशन गुजरेगी, तो जब इन हड्डियों में से वो वाइब्रेशन गुजरेगी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, 20 से 25 गुना उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है वाइब्रेशन की। अब वो वाइब्रेशन जाकर के किससे कनेक्शन है उसका, ओवल विंडो से। ओवल विंडो किसकी ओपनिंग है, कॉक्लियर की ओपनिंग है। कॉक्लियर क्या है, एक इनर ईयर का पार्ट है। जब उसमें पुश होगा, उसमें वाइब्रेशन का धक्का लगेगा तो क्या होगा, जो कॉक्लियर के अंदर, कॉक्लियर ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड में क्या होगी, हलचल। उस हलचल से क्या होगा, जो उसकी मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वैसे उन मेम्ब्रेन्स में हलचल होगी। जैसे ही मेम्ब्रेन में हलचल होगी, उस हलचल को जो हेयर सेल्स हैं वो हेयर सेल्स महसूस करेंगे, और हेयर सेल्स उस हलचल की जो उन्होंने महसूस की है उस हलचल को कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचा देंगे। इस तरीके से हम लोग सुन पाते हैं। इतना होने के बाद में अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती है। बैलेंसिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैलेंसिंग के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, वेस्टिबुलर पोर्शन। बताया था बैलेंसिंग के लिए कौन सा पोर्शन जिम्मेदार है, वेस्टिबुलर जो पोर्शन है वो बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो वेस्टिबुलर पोर्शन है उसमें क्या होता है,
उसके 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। उसके 3 पार्ट हमने बताए थे यहाँ, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस और सेक्युलस। जो यूट्रिकुलस सेक्युलस वाला जो पोर्शन होता है, इनमें कुछ हेयर सेल्स पाए जाते, जिस तरीके से हेयर सेल्स इसमें पाए जाते थे किसमें, कॉक्लिया में, ऐसे ही वेस्टिबुलर वाले पोर्शन में भी हेयर सेल्स पाए जाते हैं। वो हेयर सेल्स क्या करते हैं, वो अपनी हेड की पोजीशन, ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ऐसे हम गिर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी दिशा में हम गिर सकते हैं। हो सकता है हम आगे की तरफ गिर जाएं, हो सकता है हम पीछे तरफ गिर जाएं। तो जो हेड की मूवमेंट है, हेड की जो मूवमेंट है, इस तरीके से जो हेड की मूवमेंट है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ जो हमारा सर है वो बैलेंस कर रहा है, क्योंकि सर में ही तो अपने काम है, इस वाले पोर्शन में, स्कल वाले पोर्शन में। तो जो हेयर सेल्स होती हैं किसमें, सेक्युलस एंड यूट्रिकुलस वाले पोर्शन में। सेक्युलस यूट्रिकुलस किसका पोर्शन है, वेस्टिबुलाई का, ठीक है, वेस्टिबुलस का। तो वो हेयर सेल्स जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन के थ्रू, ग्रेविटेशन के साथ साथ वो बैलेंस बनाते हैं वो, ठीक है। क्या करते हैं, जो एंडोलिम्फ भरा होता है ना, किसमें, वेस्टिबुलाई वाले पोर्शन में। थोड़ा समझिए इसको, जो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन था, वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन, हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग की, कि बैलेंसिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है। तो हमें पता है कि बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, वेस्टिबुलाई वाला पोर्शन, ठीक है। वेस्टिबुलाई के हमने 3 पार्ट बताए थे, वेस्टिबुलाई के हमने 3 पार्ट बताए थे। एक हमने कहा था सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा हमने कहा था सेक्युलस, एक हमने कहा था यूट्रिकुलस। तो जो सेक्युलस, यूट्रिकुलस और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, इन सभी के अंदर क्या होती हैं, हेयर, सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स। इनमें सेंसरी हेयर सेल्स पाए जाते हैं। वो सेंसरी हेयर सेल्स हेड को, अपने सर को ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट करके, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके साथ एक बैलेंसिंग बनाते हैं, ठीक है। और जो एंडोलिम्फ भरा होता है इनमें, इन तीनों में एंडोलिम्फ भरा होता है, बताया था मैंने। इनके अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। ये सेंसरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सेंसरी ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, वही सेम काम, ठीक है। ये सेंसरी ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, जो मैसेज है, बैलेंस करने का मैसेज जो है वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, इस वाली नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इस वजह से हम जो है अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। बात समझ में आई, हम पोजीशन कैसे मेंटेन कर पाते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बैलेंसिंग रख पाते हैं कि हम गिरते नहीं हैं। क्या कारण है, जो वेस्टिबुलाई का जो पोर्शन हमने बताया, वेस्टिबुलाई में 3 पोर्शन होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेक्युलस, यूट्रिकुलस। तो जो सेक्युलाई यूट्रिकुलाई वाला पोर्शन होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड। एंडोलिम्फ फ्लूइड के अंदर क्या होता है, कुछ सेंसरी कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। उन ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या है, बॉडी बैलेंस में रहती है। दूसरी बात, यूट्रिकुलस और सेक्युलस के अंदर जो सेंसरी सेल्स हमने बात की थी, जो कुछ सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं, वो ग्रेविटी के साथ में अपनी हेड की पोजीशन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन मतलब कि पृथ्वी का एक ऐसा ना दिखाई देने वाला एक ऐसा बल, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़े होंगे, तो वो सब जो आपने पढ़ा है पूरा पोर्शन, तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी की एक ऐसी अदृश्य शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ऊपर उछालो तो वो नीचे जो है वो नीचे जाएगी, वो नीचे जाने के बाद क्या गिर जाएगी, क्योंकि पृथ्वी ने अपनी तरफ उसको खींच लिया। तो इसी तरीके से जो पृथ्वी के खींचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, ठीक है, तो हो सकता है वो हमारे सर को क्यों नहीं खींच रही हो, तो हमारी बॉडी का बैलेंस बन रहा है, बॉडी का बैलेंस बन रहा है। बैलेंस कौन बना रहा है, जो ईयर का जो पोर्शन है, ईयर का कौन सा, इनर ईयर वाला पोर्शन जो है वो बैलेंस को बना रहा है। कैसे बनाता है, हमने बताया वेस्टिबुलाई वाला पोर्शन होता है। वेस्टिबुलाई के पोर्शन में जो हमने बात की थी कि इसमें यूट्रिकुलस, सेक्युलस और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उनके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। एंडोलिम्फ फ्लूइड के अंदर कुछ सेंसरी कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं। बात समझ में आई, कुछ सेंसरी कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें बैलेंसिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, बैलेंसिंग के लिए कौन सा पोर्शन जिम्मेदार है, तो आप कहोगे कि इनर ईयर वाला पोर्शन, ठीक है। कई बार हो सकता है वो एक मोटा मोटे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि बैलेंसिंग के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, तो आप कहोगे कि बैलेंसिंग के लिए मेनली जो जिम्मेदार है वो वेस्टिबुलाई पोर्शन है। वेस्टिबुलाई पोर्शन किसका है, वो पोर्शन है इनर ईयर का। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग हमने पढ़ा, ठीक है। वेस्टिबुलाई नर्व से जाती है, बात ध्यान रखेंगे, ये मैंने वेस्टिबुल वाले पोर्शन जो नर्व निकाली है, उस नर्व से ब्रेन तक मैसेज जाएगा, क्योंकि ब्रेन से ही पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। हमने
ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट सबसे बाहर का आउटर ईयर, उसके बाद में मिडिल ईयर, उसके बाद में इनर ईयर। आउटर ईयर में हमने मेनली 2 चीज़ों की बात की। एक हमने बात की थी पिन्ना की, जो कि साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा था। उसके बाद में एक कैनाल की बात की, उसका हम नाम देता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसके थ्रू साउंड वेव्स जाती हैं। और एक हमने ईयर ड्रम की बात की थी कि ईयर ड्रम होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ईयर ड्रम, ठीक है। और उसके बाद मिडिल ईयर की हमने बात की थी। मिडिल ईयर जो है टिम्पैनिक बुला नाम की एक टेम्पोरल की केविटी में होता है पूरा। उसमें 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जो साउंड वेव्स आ रही थी, जो टकराने के बाद जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ था, उस वाइब्रेशन को बढ़ा देना, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देना, उसको बढ़ा देंगे, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देंगे, बढ़ा देंगे। आगे ओवल विंडो के थ्रू वो इनर ईयर में प्रवेश करेगा। इनर ईयर में मेनली कॉक्लिया वाले पोर्शन में, कॉक्लिया पोर्शन से क्या होगा, उस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट जनरेट होगी, और उस मूवमेंट से जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में हलचल होगी, ठीक है, वो किसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा, उस सिग्नल को ट्रांसलेट करेगा और उसको एक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देगा। उस नर्व का क्या नाम है, उस नर्व का नाम था कॉक्लियर नर्व। तो जो सुनने से संबंधित जो मैसेज जाएगा ब्रेन तक, वो तो कॉक्लियर नर्व लेकर के जाएगी, और जो बॉडी को बैलेंसिंग करने वाला जो मैसेज जाएगा ब्रेन तक, उसको लेकर के जाएगी वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। और इसको कॉक्लिया वेस्टिबुलाई नर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने जो स्केला मीडिया की बात की थी वेस्टिबुलाई के पोर्शन में, सॉरी, जो कॉक्लिया वाले पोर्शन में, उसी को हम कॉक्लियर ट्यूब बोलते हैं।